नमस्ते। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है ऐसा दो कोई एक। कबीर के इस दोहे के साथ इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। इस एपिसोड पे हम समझेंगे कि अगर हमारे लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी कोई बीमारी आ जाए, उस मौके पर हम अगर अपनी विल पावर को, अपनी मन की स्थिति को अगर स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारी समस्याओं से हम हमेशा बाहर आ सकते हैं। ये स्टोरी है अबाउट मेरी पर्सनल जर्नी, जिसमें मुझे एक बीमारी डिटेक्ट हुई थी जब मैं 20-22 साल का रहा होऊंगा। उसका डिसीज़ का नाम है एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है। मीनिंग आपका जो बोन्स होते हैं वो आपस में स्टिक करने लगते हैं और आपकी बॉडी में इतनी स्टिफनेस हो जाती है कि आप कहीं पे मूव नहीं कर सकते, या कई कई जगह इसका बहुत ही कर्वी प्रॉब्लम चलता है। कई बार ये बहुत अपने पीक पर होती है, कई बार बहुत नीचे आती है। तो जब ये अपने पीक पर होती है तो आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि आप इवन बेड पे भी नहीं उतर पा रहे हो और किसी का सहारा लेके चल रहे हो, और बहुत ही एक एक्सट्रीम पेन होता है। और उस स्थिति में आप बहुत ही डिप्रेस फील करते हो। और जब आपको ये पता चलता है कि इस बीमारी का एग्जैक्टली कोई इलाज नहीं है, मतलब कुछ एक मेडिसिन्स हैं जो आपको शायद शायद कुछ रिलीफ दे पाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी कोई 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 ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर पाए। तो मेरे साथ ये, जब मैं अमूमन 20-22 साल का रहा हूँगा, और तब मुझे ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली तब तो डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि ये समहाउ होता क्या है कि आपको कई बार बैक पेन होता है, और यूजली हम लोग ये ऐसा ऐसा सोचते हैं घरों में कि ये नॉर्मल बैक पेन है, और जिसके कारण से हम लोग नॉर्मल स्कैन कराते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इट्स अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस। तो उसमें ये कई बार स्कैन में या नॉर्मल जो एक्सरे होता है उसमें डिटेक्ट भी नहीं होती है, तो उसके लिए आप एमआरआई कराते हो। तो आप उस स्टेज में, जब ये मुझे डिटेक्ट हुआ जब 20-22 साल की एज में, मतलब आज से करीब, अब मैं अपने 40s में चल रहा हूँ, तो उस समय काफ़ी पेनफुल सिचुएशन थी, क्योंकि कोई ये बात जानता भी नहीं था कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है, और मेरी फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी नहीं रही थी। तो मुझे उन दिनों बहुत बहुत तकलीफ़ होती थी। और उसके बाद जब कहीं कुछ फ़ायदा नहीं होता था, तो मैंने शायद उसके बाद एक एमआरआई कराया, और मैं शायद करीब 26-27 साल का रहा हूँगा, और उसमें मुझे पता चला कि ये एक डिज़ीज़ है जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। अब ये जो जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो मैं काफ़ी मेंटली काफ़ी परेशान रहा, और क्योंकि वो मेरी एक यंग एज थी, और मैं क्रिकेट का काफ़ी शौकीन रहा हूँ, हमेशा खेलता रहा हूँ अपने कॉलेज में भी, और देन जॉब की स्टार्टिंग स्टेज में भी। तो मुझे वो खेलने में और वो करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने शायद वो भी छोड़ा। और उन दिनों फिर मैं हमेशा इस सोच में रहता था कि मैं मुझे कहीं से कुछ कुछ सल्यूशन मिल जाए, और कहीं से मैं कुछ हूँ, तो मैं हमेशा गूगल में सर्च किया करता था। और ये काफ़ी पहले की बातें हैं, लेकिन उन दिनों जब मैं सर्च करता था तो हमेशा इस स्टाइल में सर्च करता था कि मैं क्या करूँ, मतलब या कोई कोई मेडिसिन अगर मुझे मिल जाए, या कोई चीज़ ऐसी मुझे मिल जाए जो उससे मुझे आराम दे। तो इस गूगल सर्च में मैंने ये रियलाइज़ किया कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ भी मैंने पाई जो इस बीमारी से जूझ रही हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जिसमें से एक माइक अर्थटन है। अगर आपने नाम सुना हो, माइक अर्थटन एक फेमस इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट योर एज ग्रुप, लेकिन मेरे अपनी बचपन में या 90s में अगर बात करेंगे तो उसमें हम लोग, शायद मैंने उनके कुछ मैचेस भी देखे हैं। तो वो इंग्लैंड के फेमस क्रिकेटर रहे हैं। और अगर आप गूगल करोगे तो आप पाओगे कि माइक अर्थटन भी एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी एएस की बीमारी से जूझ रहे थे। और इस जूझते हुए ही वो क्रिकेट भी खेलते रहे, और एक स्टेज पे आके उन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी लिया। दूसरे बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं, लेकिन स्पाइनल रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके जब वो 20-21 साल के रहे थे तो उनके में भी ये स्पाइन रिलेटेड एक अर्थराइटिस की डिसीज़ उनमें उनमें भी निकली थी। और
जब मैंने गूगल किया तो मैंने पाया कि ऋतिक रोशन ने जब इतनी बड़ी बीमारी रही और उसके बावजूद भी वो इससे कितनी उन्होंने फ़ाइट करी, और फाइट करने के बाद चूँकि उनको डॉक्टरों ने बहुत रिकमेंड किया कि आप रेस्ट करिए या आप अब इस तरीके की स्टंट सीन वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन ऋतिक रोशन या कोई और सेलिब्रिटीज़ ने इससे हार नहीं मानी, राइट? क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़े वो स्टार हैं, उन्होंने काफ़ी स्टंट और हर टाइप के वो सीन्स भी करते रहे हैं। वो उन्होंने कैसे किए होंगे, शायद अपनी विल पावर से, अपनी मन की स्थिति से। और वहाँ से फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल में भी बहुत चेंजेस लाने शुरू किए। उस समय तक मैं कुछ कुछ विटामिन्स या कुछ टैबलेट्स या जो भी मेडिसिन्स मैं लेता था, और मैं काफ़ी हीटिंग पैड वगैरह भी यूज़ करता था। मुझे याद है कि जो एक इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड आते थे उस समय, और मैं उनका यूज़ करता था जब भी वो दर्द ज़्यादा होता था। लेकिन मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं कोई भी मेडिसिन, मैं कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट जो मुझे रिलैक्स देते हैं, मैं उसका उन पे डिपेंडेंसी मैं अपनी ख़त्म करूँगा। और द मोमेंट आई डिसाइडेड, आई क्विट ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन्स ऑल इंस्टेंट इटसेल्फ। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, जिसमें मैंने स्ट्रेचिंग शुरू करी, कुछ कुछ एग्जैक्टली योगा तो नहीं, लेकिन वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो कि जिम में आप ट्रेडमिल वगैरह जो करते हो वो मैंने शुरू किया। और अपनी लाइफस्टाइल में मेनली मैंने बहुत चेंजेस लाए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पेन ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम होता गया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया या मैं बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी हो गया, लेकिन मैं मेंटली बहुत मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। और जब मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया तो मेरी बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगी। देखिए, आइडिया ये नहीं है कि मैं ये बताऊं कि मैंने इस बीमारी से कैसे अपने आप को निकाला। आइडिया ये है कि अगर हमारे यार आपके जीवन में, अब लाइफ में अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ तो इनक्योरेबल है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, और वो सोच सोच के अपनी मन की जो स्थिति है उसको बहुत बदतर कर देते हैं, जो कि डिप्रेशन की स्टेज में जाने के कगार पर होती है। तो हमें इस तरफ जाने की बजाय हमें हमेशा अपने मन की स्थिति को और मजबूत बनाना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में इतने बड़े चैलेंजेस हैं तो उस चैलेंजेस में हम अपने आप को और मजबूत बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे और आपके साथ ऐसा होता है, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े बड़े लोग, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। मानता हूँ इनके पास सुविधाएं बहुत होंगी, बहुत कुछ अलग होगा, लेकिन वो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। बट इसके अलावा अगर किसी की बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो जूझना उसको खुद ही पड़ता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो कोई और हो। तो अगर हमारी और आपकी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम उससे बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस चीज़ से हम हमेशा बाहर थोड़े टाइम के बाद ज़रूर निकल के आते हैं। तो वो जो लाइफ स्टाइल वगैरह जो चेंज की, और मैंने जो स्ट्रेचिंग करी, और अपना डाइट प्लान में भी मैंने बहुत कुछ चेंज किया। नॉन वेजिटेरियन में वैसे भी कभी नहीं रहा, लेकिन वेजिटेरियन में भी जो जो डाइट्स होती हैं जिसमें हम लेस ऑयली और लेस प्रोसेस फूड्स, इन सबको मैंने शुरू किया। तो इनको करने के बाद बॉडी में अपने आप ही बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए। और ये जो ड्रास्टिक चेंजेस है वो बॉडी में आए, फिर मेरे मन में भी आए। मतलब अंदर से आप अच्छा फील करने लगे। जब आप अच्छा फील करते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग चीज़ आपके अंदर आती है। आप फील करते हो कि आप वो चीज़ कर सकते हो जो हम पहले सोचते थे शायद वो पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि शायद मैं भी थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हुआ। फिर मेरे केस में ये भी है कि मैं जब मेरा मन का जब स्थितियाँ अच्छी हुई तो उसके बाद मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी डाइवर्ट हो गया। अब मैं स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल बिल्कुल भक्त टाइप का हो गया, लेकिन एक जिज्ञासा मन में आ गई कि एक स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और उस तरफ थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन गया। और जब उस तरफ गया तो ये मन को बहुत हल्का करता है। और जब जहाँ पर मन हल्का होता है, और मन हल्का होता है मीन्स आपके जो विचार होते हैं वो अच्छे अंदर आते हैं, और जब ये अच्छे अंदर आते हैं तो आपकी विल पावर अपने आप से स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सब करने के बाद मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, और आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि मैं 99% में ठीक हूँ। कभी कभी कुछ होता है प्रॉब्लम, तो वो उसके लिए मैं मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ कि मुझे अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करनी है। तो मर्म ये है इस एपिसोड का कि अगर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप देखते हो कि ये
बहुत बड़ा इनक्योरेबल डिसीज़ है, या इट्स नॉट अबाउट ओनली डिसीज़, आपकी मेंटली भी कोई अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और टाइप की समस्या है, तो उससे हमें लड़ना चाहिए। देखता हूँ कि जब मैं अपने बेटे को चेस खिलाने ले जाता हूँ, ही इज़ अ गुड चेस प्लेयर, एंड देन वो काफ़ी चेस के टूर्नामेंट्स खेलता है, स्टेट लेवल में भी खेलता है। उन चेस टूर्नामेंट में मैंने देखा कि काफ़ी फिज़िकली डिसेबल लोग भी आते हैं, और ये जो फिज़िकली डिसेबल लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या ये यंग टाइप के होते हैं, जो से एक एक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट एग्जैक्टली ही इज़ अ प्लेयर, लाइक वो व्हील चेयर पर आता है, उसके पेरेंट्स उसको लेके आते हैं और हर एक टूर्नामेंट में उसको लेके आते हैं। अब देखिए, एक एक फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन जो कि पूरी तरह से व्हील चेयर पर है, और शायद उसकी बॉडी भी मतलब ओवरऑल हाथ पैर इतने अच्छे नहीं चलते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसको हर जगह उसको लेके जाते हैं। वो बच्चा भी हर जगह जाता है और खेलता है सारे टूर्नामेंट्स में। तो अगर वो भी, अगर ये ऐसे लोग भी अगर अपने आप को इस तरीके से अगर सोचें कि भाई मैं तो, पेरेंट्स के नज़रिए में सोचो, तो पेरेंट्स अगर ऐसे सोचे कि भाई मेरा बच्चा तो बहुत ही अलग कैटेगरी में है और पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो इसको हम कहीं लेके ना जाएं, वो भी डिप्रेशन में रहें। या अगर पेरेंट्स, बच्चे अगर सोचें कि भाई मैं वैसा नहीं हूँ जैसे और बच्चे होते हैं, तो वो मेंटली थोड़ा सा परेशान रहें। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग विल पावर को मजबूत रखते हैं, और इस विल पावर के कारण ही वो जगह जगह टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, जगह जगह पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कंपटीशन में, और उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो ये जो विल पावर है, यही विल पावर हमें और आपको हमेशा आगे बढ़ाती है और बढ़ा सकती है, वो हासिल होगा।